तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज 25 जून 25 जून है। आज से ठीक 39 ईयर्स बैक, 39 साल पहले एक बहुत बड़ी खुशी इस पूरे देश को मिली थी। और मुझे याद है उसके बाद इस देश में क्रिकेट को लेकर पूरी सोच बदल गई थी। 1983 25 जून, लॉर्ड्स, इंग्लैंड, जहाँ हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, वो भी 50-50 ओवर्स या वनडे क्रिकेट में। कपिल देव कैप्टन थे और वो लॉर्ड्स की उस बालकोनी पे कपिल देव के हाथ में वो वर्ल्ड कप की तस्वीरें आज भी जब देखते हैं तो एक अजीब सी खुशी मिलती है। तो करीब 39 ईयर्स, मतलब पूरे 39 साल आज हो गए इंडिया को वर्ल्ड कप जीते हुए। इस 39 सालों में इसके बाद हमने 2011 में जीता जाकर, तो दूसरी बार। लेकिन उस वर्ल्ड कप की यादें बहुत सारे लोगों के दिल में आज भी हैं। मैं अभी आज या कल मैंने आज ही शायद सचिन तेंदुलकर का मैंने वो देखा, उन्होंने ट्वीट शायद किया था और उसमें कपिल देव का वही हाथ में कप लिए हुए एक तस्वीर थी और नीचे एक उनकी तस्वीर थी बिल्कुल बच्चे से, और कुछ लोगों ने, शायद उनके भाई ने उनको कंधे पे उठा रखा था। तो ये यादें थी और इंडियन क्रिकेट के लिए वो यादगार पल था। और उसके बाद फिर इंडिया में क्रिकेट का पूरा शक्ल सूरत जो है क्रिकेट की, वो पूरी बदल गई और वहीं से क्रिकेट और ज़्यादा मशहूर मकबूल हुआ। तो आज एक यादगार दिन क्रिकेट की दुनिया के फ़ैन के लिए। 1983 वर्ल्ड कप, 39 साल पूरे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बहुत सारे लोग पिछले कई दिनों से लगातार लखनऊ पबजी मर्डर केस के बारे में पूछ रहे थे। कुछ अपडेट उस वक्त था नहीं, कुछ था तो वो कंफर्म नहीं हो रहा था। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें सामने आई तो मैंने कहा पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ और कोशिश ये भी करता हूँ कि असल में ये पूरा मामला है क्या, इसकी सच्चाई क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। जो इतनी सारी बातें हो रही हैं उसमें कितना दम है, क्या गलत है, क्या सही है। तो जितने भी इसमें चीज़ें हैं वो आज कोशिश करूँगा आपके सामने रखने की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत 4 और 5 जून की रात को कत्ल हुआ, ये आप सब जानते हैं। 7 जून को इसका खुलासा हुआ, ये भी आपको पता है। 7 जून को लखनऊ पुलिस ने बच्चे को उठाकर उससे पूछताछ भी की, ये भी आपको पता है। अब 7 जून से 22 जून की तारीख आ जाती है, मतलब करीब 15 दिन बीत गए। बच्चा जो है जुवेनाइल होम में है, यानी कि बाल सुधार गृह में रह रहा है क्योंकि नाबालिग है। लेकिन फिर अचानक पुलिस को होश आता है, याद आती है लखनऊ पुलिस को। 23 जून यानी परसों लखनऊ पुलिस फिर एक अदालत में अर्जी देती है और कहती है कि मुझे इस नाबालिग बच्चे से पूछताछ करनी है और इसको पूछताछ करने के लिए मुझे इसकी पुलिस रिमांड दी जाए। 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि ये बच्चा नाबालिग है तो अब इससे पूछताछ भी, पुलिस रिमांड का मतलब ये नहीं कि लॉकअप में और पुलिस स्टेशन में कहीं हो। तो आपको पूछताछ करने के लिए उसी बाल सुधार गृह जाना पड़ेगा जहाँ ये बच्चा ऑलरेडी रह रहा है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि करीब आप 15 दिन छोड़ देते हैं, 15 दिन आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और 15 दिन के बाद अचानक लखनऊ पुलिस को ख्याल आता है कि अरे इस बच्चे से पूछताछ करनी है। तो या तो 15 दिन पहले आपको सब कुछ पता था, और या फिर 15 दिन बाद अब नए सिरे से आपको पूछताछ करनी है। इसका मतलब है कि फिर आपको कुछ नहीं पता था और बहुत सारी बातें हैं जिसको आप जानना चाहते हैं और इसीलिए आपने पुलिस कस्टडी मांगी है। 23 जून से 14 दिन के लिए पूछताछ की इजाज़त मिल चुकी है लखनऊ पुलिस को। लेकिन इसी से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब लखनऊ पुलिस क्या जानना चाहती है, क्योंकि ये वही लखनऊ पुलिस है जिसने बाकायदा एक कहानी सुना दी कि एक नाबालिग बच्चा है, मोबाइल पे खेलता रहता है, पबजी गेम देखता रहता है, माँ टोकती है, पढ़ने के लिए कहती है, उसे गुस्सा आता है, वो पिस्टल उठाता है, गोली मार देता है और 3 दिन घर में लाश के साथ बैठा रहता है। तो जब ये सारी कहानी है तो अब क्यों पुलिस कस्टडी? पहला, अभी कहानी आगे आएगी। दूसरा, पुलिस ने किसी से पूछताछ भी नहीं की। माँ बाप, नानी नाना जो थे, बाकी रिश्तेदार, उनसे भी सरसरी पूछताछ हुई। अब इस बीच में जुवेनाइल बोर्ड, जो बच्चों का जुर्म होता है, जो सारी चीज़ें देखता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक 3 मेंबर की कमेटी पूरी जांच कर रही है, उस जांच में क्या निकला वो भी आज आपको बताऊंगा। तो जुवेनाइल बोर्ड ने, जब ये सारी जांच कमेटी हो रही थी, बच्चा बयान दे रहा था, तो उस बच्चे की बातों से बहुत सारी चीज़ें सामने आई। इसके बाद जुवेनाइल बोर्ड ने लड़के के बाप को समन भेजा कि आप आइए, आपसे हमें पूछताछ करनी है, जैसे लखनऊ पुलिस बच्चे से पुलिस हिरासत में पूछताछ करेगी। तो अब
जुवेनाइल बोर्ड के सामने बाप को पेश होने के लिए कहा गया, एक नहीं 2 बार, वो दोनों बार टाल गए और अभी तक पेश नहीं हुए। अब सवाल यह है कि इस नाबालिग बेटे का बाप क्यों बोर्ड के सामने पेश होने से घबरा रहे हैं, वजह क्या है, और बोर्ड उनसे क्या सवाल करना चाहता है, क्या ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जो उनके ऊपर शक मंडरा रहा है। दूसरी चीज़, अब तीसरी आई है सबसे अहम। कहा गया इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और जिसकी वजह से ये बच्चा इस वक्त बाल सुधार गृह में है, वरना कायदे से एक कत्ल का मामला है, इसको जेल में होना चाहिए था, कि इसकी उम्र 17 साल और 8 महीने। इस नाबालिग बच्चे की उम्र 17 ईयर्स एंड 8 मंथ, 17 साल 8 महीने, मतलब 4 महीने कम है इसके बालिग होने में। अगर ये 4 महीने का हेर फेर होता तो ये पूरा केस ही पलट जाता। 4 महीने के बाद वो बालिग हो जाता, और बालिग होता तो फिर अगर कत्ल का मामला है तो फिर उसी हिसाब से मुकदमा चलता, उसी हिसाब से इसको बड़ों के जेल में रहना पड़ता, आम जेल में रहना पड़ता। लेकिन इस 4 महीने ने इस बच्चे को बचा लिया और ये बाल सुधार गृह में चला गया। लेकिन जो बाल सुधार गृह के लोग हैं, जो जुवेनाइल बोर्ड के लोग हैं, जस्टिस जो कमेटी बैठी है, इस बच्चे के साथ पिछले 15-20 दिनों में, लगभग 15 दिन हो गए, जितनी मुलाकात की, बात की, उसकी बातों को समझा, उसके हाव भाव चाल चलन को देखा, अब इन लोगों को शक है कि इस बच्चे की उम्र सही नहीं है, इस बच्चे की उम्र छुपाई जा रही है और इस बच्चे की उम्र कुछ और है। मतलब सीधे कहें तो उनको डाउट है कि बच्चा नाबालिग नहीं है बल्कि बालिग है। तो अब पहली बार जांच करने वाली टीम को, आयोग को, जुवेनाइल बोर्ड को यह एहसास हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ खेल है और ये बच्चा बालिग नहीं है। अब अगर ये है तो ये अपने आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि अब तक पूरा मामला, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, एक नाबालिग होने के नाते केस बदल गया है, ये बाल सुधार गृह में है जेल की बजाय। लेकिन अगर ये बालिग हुआ तो फिर सीधे जेल। अब इसी को देखते हुए, इसी शक को देखते हुए कि ये बच्चा जिसकी उम्र बताई जा रही है 17 साल और 8 महीने, ये शायद 18 के ऊपर का है, तो घर वालों से कहा गया कि आप इसका बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए और बर्थ सर्टिफिकेट पेश कीजिए जुवेनाइल बोर्ड के सामने। कहते हैं कई बार बर्थ सर्टिफिकेट मांग चुके हैं, अभी तक फैमिली वालों ने इस नाबालिग बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बोर्ड या कमेटी के सामने नहीं रखा है। तो एक बोर्ड के सामने पिता लगातार 2 बार बुलाया जा चुका, अब तक पेश नहीं हुए। 2 बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। आखिर क्यों? और यही क्यों इस पूरे केस के लिए एक बड़ा सवाल हो जाता है कि फिर जो कहानी पुलिस की है वो सही है, वो कितना गलत है। इस दौरान में खबर ये भी है कि जो पिता है वो 4-4 बार डेली अपने बेटे से उस बाल सुधार गृह में फ़ोन पर बात भी कर रहे हैं। वो पुलिस के पास भी गए और पुलिस से कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है, ख़त्म कीजिए ये सारी चीज़ें। लेकिन जो मामले की इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि बच्चे का मामला नाबालिग का, उसके सामने पिता पेश नहीं हो रहे। तो इन सारी चीज़ों ने सवाल उठाया कि आखिर कौन सा ऐसा सच है जिसको छुपाया जा रहा है और क्या असली कहानी है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। एक 3 सदस्यीय टीम थी जो चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड की थी, बाल कल्याण समिति की। इनको ये काम सौंपा गया कि जाओ बच्चे को मिलो, बच्चे से बात करो, उसके दिमाग को पढ़ो, उससे उसके राज उगलवाओ और सारी कहानी बताओ कि क्या है। अब यहाँ पे चूँकि वो नाबालिग है इसलिए पुलिस ये सारी चीज़ें कर नहीं सकती, तो एक ये लोग बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं और इनका काम भी है बच्चों का कल्याण, विकास करना और ऐसे बच्चे जो इस उम्र में जुर्म करें उनकी मानसिक स्थिति को भी समझना। तो लगातार कई दिनों की मुलाकात, कई घंटों की बातचीत हुई। अब लगभग बातचीत, इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है और कहते हैं कि लगभग रिपोर्ट फाइनल हो गई है। नेक्स्ट वीक ये रिपोर्ट ये लोग कोर्ट में सबमिट कर देंगे। मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, 3 सदस्यीय टीम जो बनी थी, जो पूरे बच्चे से बातचीत की, जो हमारे सोर्सेज हैं उनके हिसाब से इस रिपोर्ट में जो वो रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं और जो पुलिस की कहानी है, दोनों अपोजिट है, दोनों उल्टी है। लखनऊ पुलिस ने ये कहा कि एक बच्चा पबजी गेम आदि एडिक्ट, मोबाइल, माँ का टोकना, इसलिए कत्ल किया। लेकिन इनकी रिपोर्ट क्या कहती है? क्योंकि अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से, जो हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ पे आशीष श्रीवास्तव, उनके हवाले से, जो हम लोगों ने बात की उनके हवाले से, उसमें यह है कि इस रिपोर्ट में पुलिस की पूरी थ्योरी को इन्होंने साइड कर दिया
इनका कहना है कि इस बच्चे से जितनी बार बातचीत हुई और उसकी सारी रूटीन को समझा, उसके हिसाब से एक चीज़ क्लियर है कि बच्चा गेम एडिक्ट नहीं था। आमतौर पे आम बच्चे जो कभी कभार मोबाइल हाथ में होता है तो कुछ खेल लेते हैं, ये भी उसी तरीके से था, नॉर्मल था। ये नहीं था कि ये दिन भर पबजी खेलता रहता या ऑनलाइन दूसरे गेम खेलता, बिल्कुल नहीं, कभी कभी। बल्कि पिछले 1 महीने का जब पता चला इससे पूछताछ में, तो पता चला कि माँ ने गुस्सा होने की वजह से 1 महीने में इसके मोबाइल को रिचार्ज ही नहीं कराया और इससे मोबाइल लगभग छीन के ले लिया था। तो जब मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, रिचार्ज नहीं है, तो बच्चा गेम कहाँ से खेलेगा? और फिर ये पबजी को लेकर लड़ाई कहाँ से होगी? और फिर ये कत्ल कहाँ से होगा? ये बड़ा सवाल है। तो इनकी पूरी रिपोर्ट ये है कि बेशक इस कत्ल में कहीं ना कहीं ये बच्चा शामिल है, लेकिन रीज़न और मोटिव पबजी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस कत्ल की पूरी कहानी एक तरह से ये है कि कत्ल बेशक बच्चे ने किया, लेकिन इसे उकसाया और इशारा किसी और ने दिया, और वो शक बच्चे के बाप की तरफ है। कहा जा रहा है कि इस बच्चे ने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं जिन कहानियों को सुनने के बाद ये लगता है कि जो बाप की लाइन थे इस बच्चे के लिए, जैसे उसने जो जो कहा, जैसे एक बार उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो पिता ने कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। उसने कहा आप क्या करते? तो उसने कहा मैं मार देता, मैं गोली मार देता। तो ये सारी एक एक चीज़ जो कड़ियाँ जोड़ी उससे पूछताछ के बाद उसकी मानसिक हालत उसको देखते हुए एक नाबालिग की, तो इनका मानना है कि इस बच्चे को उकसाया गया और इशारा किया गया। अब सवाल ये है कि एक बाप अपने बच्चे को क्यों उकसाएगा, क्यों इशारा देगा? वो भी एक क्राइम करने के लिए, खून करने के लिए। तो मोटिव क्या है? तो अगले हफ्ते जो रिपोर्ट जमा होने जा रही है उसमें कहीं ना कहीं मोटिव का भी जिक्र है। और पूरी कहानी उस रिपोर्ट के हिसाब से ये है कि घर में 4 लोग रहते थे। पिता ज़्यादातर ड्यूटी पे, जो कि फौजी हैं, आर्मी में हैं। घर में माँ और एक बेटा और एक 10 साल की बिटिया। पिता को शक था कि माँ के कुछ दोस्त हैं, 1 या 2। बेटा चूँकि अब बड़ा हो रहा था, उसे भी इन सारी चीज़ों की समझ और तमीज़ थी, तो वो जब भी किसी अजनबी को देखता, जो भी उसकी माँ के दोस्त, तो उसे कुछ लगता वो अपने पिता को बताता। कई बार उसने कुछ बार ऑडियो भी रिकॉर्ड करके भेज दिया। उधर पिता भी इन चीज़ों से, माँ से, पति पत्नी में भी झगड़ा होता। इधर बेटा भी एक तरह से घर में मुखबिरी कर देता अपने पिता को। माँ इससे नाराज़ होती, पति पत्नी में झगड़ा होता इस दूसरे रिश्ते को लेकर, और इस चक्कर में पिता भी परेशान। वो कह रहा क्या करूं? इधर बच्चा चूँकि बता रहा है और घर में ये लग रहा है माँ को कि ये बच्चा जो है सारी बातें अपने पिता को बता रहा है, तो वो बच्चे से भी गुस्सा। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें चल रही थी और इस पूरे इंसिडेंट के पीछे कहीं ना कहीं एक रिश्ता था। एक रिश्ता जो परिवार का था और एक रिश्ता जो परिवार के बाहर का था। और इन्हीं चीज़ों ने परेशान किया। और धीरे धीरे यहाँ तक मामला पहुँचा कि एक बाप ने अपने बेटे के जहन में इशारों में, कभी कभी गुस्से में, कभी जब नॉर्मल बात हो, तो उसे बताना शुरू कर दिया कि क्या कर रहे हो, मैं होता तो ये करता, तुम्हें जो मन में आए वो करो। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया है कि उसे कैसे मालूम था कानून के बारे में, उसे कैसे मालूम है बच्चों के जेल के बारे में, बड़ों के जेल के बारे में। एक बच्चा अगर जुर्म करता है तो कितने देर तक अंदर रह सकता है, एक बड़ा जुर्म करता है तो कितनी देर बाहर रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें मालूम थी। और इस रिपोर्ट में यही है कि इस बच्चे ने सब कुछ ज़रूर किया, लेकिन ज़मीन तैयार की बाप ने। अब यहाँ बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। गोली मारी है बेटे ने, क्योंकि अब तक इस बोर्ड की भी रिपोर्ट में यही है कि कोई और किसी ने गोली नहीं मारी है। लेकिन पिता बहुत दूर बैठे हुए हैं, करीब 1500 किलोमीटर दूर घर से, लखनऊ से। लेकिन मोटिव आ जाता है। और कत्ल के लिए कहते हैं किसी को उकसाना भी उतना ही बड़ा जुर्म है, तो उकसाने का मामला। और शायद इसीलिए जुवेनाइल बोर्ड ने जो अब तक सारी बात की है, अब पिता को बुलाकर पूछताछ करना चाहती है कि ये जो बच्चा बता रहा है, हो सकता है बाप और बेटे को आमने सामने बिठा दिया जाए। क्या आपने इनसे ऐसे कहा, आपने फलाने मौके पे ये कहा, आपने ये किया, आपको उसने वो भेजा। तो फिर अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जुर्म में किसी न किसी रूप में शामिल होने के लिए ये पिता भी गुनहगार होंगे। और बहुत मुमकिन है कि इसके तहत अलग अलग धाराएं हैं जिसमें गिरफ्तारी भी मुमकिन है। तो अब सबसे बड़ा पहले तो ये है कि ये बोर्ड के सामने पिता चुके, अब तक 2 बार मना कर चुके हैं, कब पेश होते हैं। इसके बाद क्या पुलिस फिर बुलाती है, पूछताछ करती है।
जो रिपोर्ट सबमिट होने वाली है अगले हफ्ते, उसके बाद क्या उस रिपोर्ट को देखते हुए पुलिस नए सिरे से केस की जांच करके और नए सिरे से बाकी लोगों से पूछताछ करेगी। इस बच्चे को फिर से पुलिस हिरासत में लेकर जो पूछताछ की है उसकी वजह क्या है, तो उसकी एक वजह ये आई है कि जुवेनाइल बोर्ड ने पुलिस से, लखनऊ पुलिस से कहा कि ये बच्चा यहाँ है, आपने ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो अब इसके जो साक्ष्य हैं, सबूत है, एविडेंस है, वो आप दीजिए ताकि पता चले कि हाँ इस बच्चे ने ये कत्ल किया और इसलिए कत्ल किया है। तो अब लखनऊ पुलिस को लगा कि हवा हवाई तो बोल नहीं सकते हैं, उसके लिए एविडेंस देना पड़ेगा, वरना फिर कोर्ट में फटकार पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि, और मीडिया में अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से कहानियाँ आ रही हैं सारे सामने, तो अब इसीलिए लखनऊ पुलिस ने कहा कि आगे फटकार खाए कोर्ट से, उससे अच्छा है कि एक बार इसको बुलाकर पूरी तरह से 14 दिन की जाकर, हालांकि इनको पूछताछ वहीं जाके करनी है बच्चे से, तो पूछताछ करके जो भी एविडेंस सॉलिड है वो सारी इकट्ठे करें। अगर उन्हें लगता है कि उनकी तफ्तीश में कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करें, उससे रिलेटेड एविडेंस को इकट्ठा करें, क्योंकि ये मामला अब मीडिया में भी हो चुका है। तो कल को कोर्ट में कुछ भी इस पर फैसला आता तो लखनऊ पुलिस की भारी बेइज्जती होगी। तो अब वो कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और इसीलिए अब इसके हर कैरेक्टर्स को की फिर से जाँच कर रहे हैं, फिर से पूछताछ कर रहे हैं, इस बच्चे की रिमांड फिर से ले ली है और अब आगे की कार्रवाई उसी हिसाब से हो रही है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें, और अगला हफ्ता जब ये रिपोर्ट दाखिल होगी, हो सकता है उसके बाद वो रिपोर्ट की कहानियाँ छन छन कर बाहर आएँ कि क्या क्या है, तब पता नहीं ये केस कहाँ जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक यही है कि लखनऊ पबजी मर्डर केस के मामले में लखनऊ पुलिस ने 23 जून को इस बच्चे की 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांगी थी, उससे पूछताछ हो रही है। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसने बाप को समन भेजा है कि आप आइए, वो 2 बार अभी तक गए नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट उनको देना है ताकि सही उम्र का पता चल जाए। हालांकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है, उम्र सिर्फ 4 महीना है का हेर फेर, 17 साल 8 महीने की उम्र बताई जा रही है परिवार की तरफ से। लेकिन अगर ये 18 साल, और ये जिस दिन ये कत्ल हुआ 4 और 5 तारीख की बात है, 4 और 5 जून की रात, अगर 4 और 5 जून की रात 18 साल इसके कंप्लीट हो चुके थे, 18 साल 1 दिन का भी हो गया, तो फिर मुझे लगता है कि पूरी कहानी पलटेगी और ये बच्चा जो है इसको चाइल्ड रिमांड रूम से निकाल कर जेल भेजना पड़ेगा। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है उस बर्थ सर्टिफिकेट पर जो उसके परिवार वाले कब देते हैं। मांगा गया, अभी तक दिया नहीं, लेकिन देना पड़ेगा क्योंकि आप ज़्यादा देर तक आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये थी लखनऊ पबजी की कहानी, अब तक की अपडेट के साथ। अब कहानी ख़त्म करूं, आज वही सिलसिला अपना। निशप कुमार का आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे निशप। और नरेंद्र और अंबिका कुमारी जी, इनके बेटे हैं निशप, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। साथ ही धर्मेंद्र पटेल जी सूरत से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र। शुआइन निशात, आज इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शुआइन निशात, आप हमेशा अच्छे रहें। और अब्दुल करीम साहब की पत्नी है ये, हालांकि बर्थडे इनका कल है, तो एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे, क्योंकि कल संडे कहानी होती नहीं। इसके अलावा लकी राठौर, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे लकी साहब। और मधु सिंह राजपूत जी ने भेजा है। तानिया, आज इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे तानिया। और याशिका अग्रवाल जी, इनकी बिटिया है ये, दमोह से। साथ ही आसमा, आज इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आसमा। और मोहम्मद के आगे मैंने नाम ही खुद लिख के ही भूल गया, उनके सिस्टर हैं ये, मोहम्मद फैज़ल हैं शायद, माफ़ी कहता हूँ, लेकिन आसमा है, इनका जन्मदिन है आज। आशुतोष विश्वकर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आशुतोष जी। इसके अलावा संतोष जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे संतोष जी। और ये सुरेंद्र कुमार जी की पत्नी है। और इसके अलावा ये चरखी दादरी में रहते हैं। प्रदीप पांडा जी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे प्रदीप पांडा जी। और शिवानी साहू भुवनेश्वर से, उन्होंने भेजा है। साथ ही आज सुजाता और सचिन दंडेल जी की एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। फरजाना और मुबारक हुसैन की भी एनिवर्सरी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और इनकी बेटी आफ़ी भी हैं। इसके अलावा रजनी यादव, इनकी भी आज एनिवर्सरी है। और साथ में अमन यादव, इनके पति, इनके हस्बैंड, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और जौनपुर से हैं ये। सृष्टि और शिवम अग्रवाल, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है आज, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और श्वेता अग्रवाल जी ने भेजा है, ये शिवम इनके बेटे हैं और सृष्टि इनकी बहू है। साथ ही बेबी जेफ और विजय जेफ, इनकी भी आज एनिवर्सरी है, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके अलावा राहुल द्विवेदी जी हैं, मोहम्मद फैज़ल हैं, शैलेश चौबे जी हैं,
धनंजय चटर्जी के बारे में, जो मैं इससे पहले भी किसी ने कहा था, धनंजय चटर्जी की कहानी मैं सुना चुका हूँ क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में पूरी डिटेल में। इसके अलावा अपर्णा घोष हैं, कल की राइस पुलर वाली स्टोरी पे बहुत सारे लोगों ने मेल लिखा था। शैलेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। मोहम्मद इरफान हैं, इनका कहना है कि सीबीआई को सब कहते हैं केस दे दो, तो क्या सीबीआई रिश्वत नहीं लेती? सीबीआई का केस ईमानदारी से जांच करती है। तो बहुत सारे केस हैं, आपको एहसास होगा कि सीबीआई के अंदर भी लोग इंसान होते हैं, गलतियां वो भी करते हैं। कई बार सीबीआई अफसरों पर रिश्वतखोरी के भी इल्ज़ाम लग चुके हैं। इसके अलावा इनका एक सवाल था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, वो शायद वहाँ की कहानी सुनकर। एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब कार्यवाहक, फुल फ्लेज अभी किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, भर्ती नहीं हुई जो चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस या तो रिटायर हो गए, या फिर अचानक हटा दिए गए, या बीमार पड़ गए, या उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे वक्त में, इस इमरजेंसी में, किसी एक जो सीनियर मोस्ट होते हैं उस कोर्ट में, उनको आप एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देते हैं जब तक कि फुल फ्लेज बहाली ना हो जाए। तो मतलब टेम्प्रोरी एक तरह का एक्टिंग चीफ जस्टिस। इसके अलावा मोहम्मद सैफ अली खान हैं, इन्होंने शिकायत की, ये मेसी की स्टोरी सुनना चाहते थे, फुटबॉलर में। हालांकि मैं भी उनका फ़ैन हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी तसल्ली से सुनाऊँगा। स्वयांशु श्रीवास्तव, स्वयांशु श्रीवास्तव बेंगलोर से हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, प्यार के लिए। नवीन है हनुमानगढ़ रामगढ़ से, थैंक यू सो मच आपके ईमेल के लिए। इसके अलावा शैलेश पटेल जी हैं, राइस पुलर पे, इन्होंने भी कुछ लिखा था। डॉक्टर आशीष शर्मा जी हैं, इन्होंने तो राइस पुलर पे एक वीडियो भी भेजा है कि कैसे लोगों को बचाया जाए इस धोखेधड़ी से। साथ ही संजय कुमार सिंह जी हैं, 12 नेपाल से। और आप उदास ना रहा करें, मैं कई बार मेल मिस हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपसे प्यार नहीं है। साथ ही आतिशे जैन हैं, थैंक यू सो मच, और इन्होंने कहानी की भी फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही। कल संडे है, कल छुट्टी है, और दुआ यही कि कल छुट्टी ही हो, कुछ ऐसी बड़ी खबरें या क्राइम की स्टोरी ना आए। तो आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।